एक ऐसा मोमेंट होता है जब सब कुछ नॉर्मल दिखता है, बात भी चल रही होती है, मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल चुका होता है। वही मोमेंट होता है जब रिस्पेक्ट गिरने लगती है। ज्यादातर लोग इस शिफ्ट को नोटिस ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये अचानक नहीं होता, ये साइलेंटली होता है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बड़ा फाइट नहीं, बस एक साइकोलॉजिकल स्विच ऑफ। वुमेन अक्सर लाउडली डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, वो पहले इमोशनली डिस्कनेक्ट करती हैं। और जब रिस्पेक्ट जाती है तो अट्रैक्शन भी धीरे धीरे फेड होने लगती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर मेन ये समझते हैं कि रिस्पेक्ट वर्ड से जाती है या किसी एक गलत मूव से, लेकिन रियलिटी कहीं ज्यादा डीपर होती है। ये बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, टोन में दिखता है, रिस्पॉन्सेज में डिले में दिखता है, और सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी में दिखता है। इस वीडियो में हम उसी एग्जैक्ट मोमेंट की साइकोलॉजी समझेंगे। वो कौन सा पॉइंट होता है जहां एक आदमी अननोइंगली अपना फ्रेम खो देता है? कैसे छोटे छोटे बिहेवियर्स जो आपको हार्मलेस लगते हैं एक्चुअली रिस्पेक्ट को डैमेज करते हैं? और क्यों एक बार रिस्पेक्ट गिरने के बाद चीजें कभी पहले जैसी नहीं रहती? ये वीडियो ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप सिग्नल्स को टाइम रहते पहचान सकें। क्योंकि अट्रैक्शन लक नहीं होती और रिस्पेक्ट एक्सीडेंट नहीं होती, ये दोनों साइकोलॉजी के रूल्स फॉलो करती हैं। साइलेंट शिफ्ट। साइलेंट शिफ्ट वो पहला मोमेंट होता है जहां रिस्पेक्ट टूटनी शुरू होती है, लेकिन बाहर से कुछ भी ड्रामेटिक नहीं दिखता। सब कुछ नॉर्मल लगता है। बात हो रही होती है, कभी कॉल भी आ जाती है, लेकिन वार्मथ जो पहले नेचुरली थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ये ऐसा नहीं होता कि कोई एक गलती हुई और रिस्पेक्ट चली गई। ये स्मॉल चेंजेस से बनता है जो समय के साथ एक्यूमुलेट होते हैं। इस स्टेज में वुमन ओपनली कुछ नहीं कहती, वो आपको कन्फ्रंट नहीं करती, ना ही फाइट करती है कि वो बस ऑब्जर्व करती है, न क्या कहती। आपकी बातों में कॉन्फिडेंस है या नहीं, आपकी प्रेजेंस स्टेडी है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को कैसे हैंडल कर रहे हो। अगर आप बार बार एक्सप्लेन करने लगते हो, जस्टिफाई करने लगते हो, या हर बात पर अप्रूवल सीक करने लगते हो, तो रिस्पेक्ट साइलेंटली हिट होती है। साइलेंट शिफ्ट तब शुरू होता है जब आप अपने फ्रेम से थोड़ा बाहर आने लगते हो। पहले आपकी लाइफ बैलेंस्ड थी, आपके गोल्स थे, रूटीन था, और आप इमोशनली स्टेबल थे। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी फोकस सिर्फ एक इंसान पर शिफ्ट होने लगती है, तब आपकी वैल्यू कम महसूस होने लगती है। वुमन ये फील करती है कि आपकी वर्ल्ड अब लिमिटेड हो रही है। अट्रैक्शन फ्रीडम से आती है, डिपेंडेंसी से नहीं। इस फेज में सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि मेन चेंज को प्यार की कमी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो और ज्यादा केयर दिखाएंगे, ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा मैसेजेस करेंगे, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी उलटी होती है। जितना ज्यादा आप चेज करते हो, उतना ज्यादा रिस्पेक्ट स्लाइड होती जाती है, क्योंकि चेज नीडीनेस का सिग्नल देता है और नीडीनेस रिस्पेक्ट को किल कर देती है। साइलेंट शिफ्ट में कम्युनिकेशन भी बदल जाती है। पहले आपकी बातों का वेट होता था, अब रिएक्शंस न्यूट्रल हो जाते हैं। जोक्स पर हंसी कम होती है, ओपिनियंस पर रिस्पॉन्स शॉर्ट हो जाता है। ये सब लाउड नहीं होता, इसलिए लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में यही सबसे डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि यहीं से अट्रैक्शन का फाउंडेशन वीक होना शुरू होता है। एक और इंपॉर्टेंट साइन है आपकी इमोशनल रिएक्शन। अगर आप हर चेंज पर एंग्शियस फील करने लगते हो, ओवर थिंक करते हो और रीअश्योरेंस मांगने लगते हो, तो रिस्पेक्ट और नीचे जाती है। वुमन सबकॉन्शियसली स्टेबिलिटी सर्च करती है। अगर आप खुद अनस्टेबल लगने लगो, तो उसकी अट्रैक्शन नेचुरली फेड होने लगती है। साइलेंट शिफ्ट इरिवर्सिबल नहीं होती, अगर आप इसे समय रहते समझ लो। सॉल्यूशन लाउड बिहेवियर नहीं है, सॉल्यूशन काम रहना है। अपनी लाइफ, अपने गोल्स और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस सेंटर में लाना है। जब आप खुद को प्रायोरिटी बनाते हो, तब रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली रीबिल्ड होने लगती है। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, वो प्रेजेंस से अर्न होती है। अगर आपको ये साइकोलॉजी समझ आ रही है और ये वीडियो यूजफुल लग रहा है,
तो अभी लाइक करो और फीमेल साइकी चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। फीमेल साइकोलॉजी, अट्रैक्शन या रिलेशनशिप से जुड़ा कोई डीप टॉपिक। अनस्पोकन टेस्ट वो स्टेज होती है जहां वुमन बिना कुछ कहे आपको टेस्ट करना शुरू कर देती है। ये टेस्ट डायरेक्ट नहीं होते, ना कोई सवाल, ना कोई वार्निंग। सब कुछ सटल होता है। छोटे छोटे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं और वो देखती है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। यहीं से रिस्पेक्ट का रियल मेजरमेंट शुरू होता है। इस फेज में वुमन जानबूझकर थोड़ी दूरी बना सकती है। रिप्लाईज लेट हो सकते हैं, प्लान्स कैंसिल हो सकते हैं या एटीट्यूड थोड़ा कोल्ड लग सकता है। ये इसलिए नहीं होता कि उसे इंटरेस्ट खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि वो चेक कर रही होती है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो। क्या आप पैनिक करते हो या काम रहते हो? क्या आप ओवर रिएक्ट करते हो या बैलेंस्ड रहते हो? अगर ऐसे मोमेंट्स में आप तुरंत पूछने लगते हो क्या हुआ, तुम बदल क्यों गई हो, या बार बार रीअश्योरेंस मांगते हो, तो ये टेस्ट फेल होने लगता है, क्योंकि ये बिहेवियर इनसिक्योरिटी दिखाता है। वुमन सबकॉन्शियसली ऐसे आदमी को रिस्पेक्ट नहीं कर पाती जो इमोशनल प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। उसे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी ये आदमी इंस्टेबिलिटी दिखाएगा। अनस्पोकन टेस्ट में बाउंड्रीज भी चेक होती हैं। जैसे अगर वो आपकी टाइम को लाइटली लेने लगे, लास्ट मोमेंट पर प्लान्स बदल दे या आपकी प्रायोरिटीज इग्नोर करे। अब यहां दो रास्ते होते हैं। या तो आप कामली अपनी बाउंड्री होल्ड करो या फिर एडजस्ट करते चले जाओ। अगर आप हर बार एडजस्ट करते हो और खुद को पीछे रखते हो तो रिस्पेक्ट और नीचे जाती है। इस स्टेज में साइलेंस भी एक टेस्ट होता है। अगर वो कम बोल रही है तो वो देख रही है कि आप साइलेंस से डरते हो या कंफर्टेबल हो। ज्यादातर लोग साइलेंस को फिल करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा बातें, अननेसेसरी जोक्स या इमोशनल बातें शुरू कर देते हैं। लेकिन साइलेंस से डरना वीकनेस का सिग्नल देता है। अनस्पोकन टेस्ट का मेन गोल ये होता है कि वुमन देख सके कि आप एक्सटर्नल बिहेवियर से कंट्रोल होते हो या इंटरनली ग्राउंडेड हो। क्या आपका मूड उसके एक्शंस पर डिपेंड करता है या आप स्टेडी रहते हो? अगर आपकी एनर्जी स्टेबल रहती है तो रिस्पेक्ट ग्रो करती है। अगर आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है तो रिस्पेक्ट ड्रॉप होने लगती है। इस फेज में सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि मैन खुद को प्रूव करने लगते हैं। वो ज्यादा एफर्ट्स दिखाते हैं, फ्यूचर प्रॉमिसेस करते हैं या खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं। लेकिन रिस्पेक्ट प्रूव करने से नहीं आती। रिस्पेक्ट तब आती है जब आप बिना बोले अपने स्टैंडर्ड्स दिखाते हो। अनस्पोकन टेस्ट हमेशा शॉर्ट टर्म नहीं होता, कभी कभी ये वीक्स तक चलता है। और अगर इस दौरान आप सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाते हो तो वुमन सबकॉन्शियसली आपको अलग लेवल पर देखने लगती है। लेकिन अगर आप इमोशनली लीक करने लगते हो तो साइलेंट शिफ्ट और डीपर हो जाता है। ये टेस्ट किसी गेम का हिस्सा नहीं है, ये नेचुरल साइकोलॉजी है। वुमन सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ फील करना चाहती है, और ये क्वालिटीज वर्ड से नहीं, रिएक्शन से जज होती हैं। अनस्पोकन टेस्ट में आप जो रिएक्शन देते हो वही डिसाइड करता है कि रिस्पेक्ट बढ़ेगी या धीरे धीरे खत्म होगी। फ्रेम कोलैप्स वो स्टेज होती है जहां आदमी धीरे धीरे अपना इनर फ्रेम खोने लगता है। फ्रेम का मतलब होता है आपकी मेंटल पोजीशन, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी और आपकी लाइफ का सेंटर। जब तक आपका फ्रेम स्ट्रांग होता है आप नेचुरली कॉन्फिडेंट रहते हो, डिसीजंस क्लियर होते हैं और आपकी प्रेजेंस में वेट होता है। लेकिन जैसे ही फ्रेम कोलैप्स होता है रिस्पेक्ट भी हिलने लगती है। इस फेज में आदमी अननोइंगली अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरे इंसान को देना शुरू कर देता है। पहले आप अपने गोल्स, रूटीन और प्रायोरिटीज पर फोकस्ड थे, लेकिन अब डिसीजंस इस आधार पर होने लगते हैं कि वो क्या सोचेगी, उसे क्या अच्छा लगेगा, या वो नाराज तो नहीं हो जाएगी। यहीं से रिस्पेक्ट का बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है। फ्रेम कोलैप्स का सबसे बड़ा साइन ये होता है
कि आप अपनी ओपिनियन सॉफन करने लगते हो। जहां पहले आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखते थे, अब आप सोचने लगते हो कि कहीं ये बात उसे बुरी ना लग जाए। आप डिसएग्री करने से डरने लगते हो। धीरे धीरे आपकी ऑथेंटिसिटी कम होने लगती है और वुमन सबकॉन्शियसली ये फील करने लगती है कि आप खुद पर फर्म नहीं हो। इस स्टेज में बिहेवियर रिएक्टिव हो जाता है। अगर वो खुश है तो आप खुश हो, अगर वो कोल्ड है तो आप एंग्शियस हो जाते हो। आपकी इमोशनल स्टेट उसके एक्शंस पर डिपेंड करने लगती है। यही डिपेंडेंसी रिस्पेक्ट को डैमेज करती है। वुमन स्टेबिलिटी चाहती है, लेकिन जब वो देखती है कि आप खुद स्टेबल नहीं हो तो अट्रैक्शन नेचुरली गिरने लगती है। फ्रेम कोलैप्स तब भी होता है जब आप बाउंड्रीज छोड़ देते हो। अगर वो लेट रिप्लाई करे, डिसरिस्पेक्टफुल टोन में बात करे या आपकी टाइम की वैल्यू कम करे और आप कुछ ना कहो, तो मैसेज क्लियर चला जाता है। मैसेज ये कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नेगोशिएबल है, और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट नेगोशिएबल हो वहां रिस्पेक्ट टिकती नहीं है। एक और सटल साइन है ओवर एक्सप्लेनिंग। आप छोटी छोटी बातों पर क्लैरिफाई करने लगते हो, जस्टिफाई करने लगते हो, जैसे आप खुद को डिफेंड कर रहे हो। लेकिन कॉन्फिडेंट आदमी डिफेंड नहीं करता, वो बस स्टैंड लेता है। ओवर एक्सप्लेनेशन इनसिक्योरिटी का सिग्नल देता है, और इनसिक्योरिटी रिस्पेक्ट को क्वाइटली किल कर देती है। फ्रेम कोलैप्स में आदमी खुद को लूज करने लगता है। पहले जो आपको इंटरेस्टिंग बनाता था, वो ट्रेट्स फेड होने लगते हैं। आपकी वॉइस डल हो जाती है, आपकी एनर्जी लो लगने लगती है। वुमेन इसे कॉन्शियसली एनालाइज नहीं करती, लेकिन फील जरूर करती है। अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं, फीलिंग से काम करती है। इस स्टेज में डैमेज कंट्रोल पॉसिबल होता है, लेकिन तभी जब आदमी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करे। सॉल्यूशन आर्ग्यू करना नहीं है, कंप्लेन करना नहीं है। सॉल्यूशन है अपने फ्रेम को रीबिल्ड करना, अपनी लाइफ को वापस सेंटर में लाना, अपनी बाउंड्रीज क्लियर करना और इमोशनली ग्राउंडेड रहना। फ्रेम कोलैप्स का मतलब ये नहीं कि आप डोमिनेंट बनो या रूड हो जाओ। इसका मतलब है क्लियर रहना, स्टेबल रहना और खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो, तभी दूसरा इंसान भी आपको रिस्पेक्ट कर पाता है। अगर आप खुद को छोड़ देते हो, तो रिस्पेक्ट भी आपके साथ चली जाती है। इमोशनल लीकेज। इमोशनल लीकेज वो स्टेज होती है जहां आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना छोड़ देता है और वो बिना बोले ही बाहर लीक होने लगते हैं। ये हमेशा वर्ड्स में नहीं होता, ज्यादातर ये बिहेवियर टोन और रिएक्शंस में दिखता है। वुमेन इसे बहुत जल्दी फील कर लेती है, क्योंकि इमोशंस छुपाए नहीं जा सकते। इस फेज में आदमी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर हर्ट फील करना, ओवरथिंक करना और हर चेंज का पर्सनल मतलब निकालना शुरू हो जाता है। अगर रिप्लाई थोड़ा लेट आ जाए तो मूड खराब हो जाता है। अगर टोन अलग लगे तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है। ये सारी चीजें क्वाइटली रिस्पेक्ट को डैमेज करती हैं। इमोशनल लीकेज का सबसे बड़ा साइन है ओवर शेयरिंग। आप अपनी इनसिक्योरिटीज, फियर्स और डाउट्स जल्दी शेयर करने लगते हो। आपको लगता है कि ओपननेस कनेक्शन बढ़ाएगी, लेकिन जब टाइमिंग गलत होती है तो ये वीकनेस की तरह फील होती है। वुमन स्ट्रेंथ और इमोशनल सेफ्टी चाहती है, कांस्टेंट इमोशनल डंपिंग नहीं। इस स्टेज में रिएक्शंस एग्जैजरेटेड हो जाते हैं। अगर वो बिजी है तो आपको नेग्लेक्ट फील होने लगता है। अगर वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करे तो जेलसी आ जाती है। आप पूछने लगते हो कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रही हो। ये क्वेश्चंस केयर से ज्यादा कंट्रोल लगने लगते हैं और रिस्पेक्ट नीचे गिरने लगती है। इमोशनल लीकेज तब भी दिखती है जब आप अप्रूवल सीक करने लगते हो। आपको बार बार सुनना होता है कि वो आपको पसंद करती है, कि सब ठीक है। आप कॉम्प्लीमेंट्स और रीअश्योरेंस पर डिपेंड करने लगते हो। लेकिन अट्रैक्शन सेल्फ कॉन्फिडेंस से आती है, वैलिडेशन से नहीं। इस फेज में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है।
आपकी आवाज में फर्मनेस कम हो जाती है, पोस्चर कमजोर लगने लगता है और आपकी प्रेजेंस लाइट हो जाती है। वुमन ये सब सबकॉन्शियसली रीड करती है। वर्ड्स कुछ भी कहें, लेकिन एनर्जी सच बता देती है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आदमी इमोशनल ऑनेस्टी को इमोशनल कंट्रोल से कंफ्यूज कर देता है। ऑनेस्टी अच्छी चीज है, लेकिन कंट्रोल के बिना ऑनेस्टी बर्डन बन जाती है। हर इमोशन बाहर निकाल देना मैच्योरिटी नहीं होती। मैच्योरिटी होती है सही समय पर सही इमोशन दिखाना। इमोशनल लीकेज रिस्पेक्ट को इसलिए नुकसान पहुंचाती है क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी का सिग्नल देती है। वुमन सबकॉन्शियसली सोचती है कि अगर ये आदमी अभी इतना अनस्टेबल है तो फ्यूचर में प्रेशर कैसे हैंडल करेगा। अट्रैक्शन सेफ्टी से जुड़ी होती है, केओस से नहीं। इस स्टेज से बाहर निकलने का रास्ता सप्रेशन नहीं है। इमोशंस को दबाना भी अनहेल्थी है। सॉल्यूशन है अवेयरनेस और बैलेंस। अपनी फीलिंग्स को समझना, लेकिन उन्हें एक्शंस को कंट्रोल न करने देना। जब आप इंटरनली काम रहते हो, तब रिस्पेक्ट नेचुरली वापस आने लगती है। इमोशनल लीकेज साइलेंटली रिलेशनशिप को वीक कर देती है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता, कोई क्लियर ब्रेकअप नहीं होता, बस धीरे धीरे वो स्पार्क चला जाता है और आदमी समझ नहीं पाता कि गलती कहां हुई। नीडीनेस सिग्नल वो स्टेज होती है जहां आदमी खुद रियलाइज भी नहीं करता कि वो नीडी दिखने लगा है, लेकिन सामने वाला साफ फील करने लगता है। नीडीनेस वर्ड्स में कम और एनर्जी में ज्यादा दिखाई देती है। आप कुछ बोलो या ना बोलो, आपकी अर्जेंसी, आपकी बेचैनी और आपकी डिपेंडेंसी साफ झलकने लगती है। इस फेज में आदमी की दुनिया धीरे धीरे छोटी होने लगती है। पहले आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, वर्क, गोल्स और पर्सनल टाइम था। अब ज्यादातर फोकस एक ही इंसान पर शिफ्ट हो जाता है। आप अपने शेड्यूल को उसके हिसाब से एडजस्ट करने लगते हो, अपने प्लान्स कैंसिल करने लगते हो, सिर्फ इसलिए ताकि अवेलेबिलिटी दिखा सको। यही अवेलेबिलिटी जब ओवर हो जाती है तो वैल्यू कम हो जाती है। नीडीनेस सिग्नल का एक बड़ा साइन है इंस्टेंट रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेशन। अगर रिप्लाई तुरंत नहीं आया तो आप बेचैन हो जाते हो। बार बार फोन चेक करना, ऑनलाइन स्टेटस देखना, लास्ट सीन ऑब्जर्व करना, ये सब क्वाइटली इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। वुमेन इसे कॉन्शियसली जज नहीं करती, लेकिन सबकॉन्शियसली ये फील करती है कि आप कंट्रोल में नहीं हो। इस स्टेज में आदमी इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करने लगता है, जैसे बार बार मिलना चाहना, हर दिन बात करने की जरूरत महसूस करना या सटली कंप्लेन करना कि तुम पहले जैसी नहीं रही। आपको लगता है कि आप फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को ये इमोशनल लोड लगने लगता है। रिस्पेक्ट यहां धीरे धीरे स्लिप होने लगती है। नीडीनेस तब भी दिखती है जब आप खुद को ओवर अवेलेबल बनाते हो। आप हर समय फ्री हो, हर काम छोड़कर रेडी हो। इनिशियली ये केयरिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सिग्नल देता है कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी स्ट्रक्चर नहीं है। अट्रैक्शन डिसिप्लिन और सेल्फ डायरेक्शन से आती है, खालीपन से नहीं। इस फेज में कॉम्प्लीमेंट्स भी ओवर हो जाते हैं। आप हर छोटी बात पर प्रेज करने लगते हो, हर एक्शन को स्पेशल बनाने लगते हो। अप्रिशिएशन अच्छी चीज है, लेकिन जब वो बैलेंस खो देती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। टू मच वैलिडेशन रिस्पेक्ट को ग्रो नहीं करती, उसे डाइल्यूट कर देती है। नीडीनेस सिग्नल का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि आदमी बाउंड्रीज भूलने लगता है। अगर वो रूड बोले, इग्नोर करे या आपकी टाइम की रिस्पेक्ट न करे, तब भी आप टॉलरेट करते हो। आपको डर होता है कि अगर आपने कुछ कहा तो वो दूर ना हो जाए, लेकिन यही डर रिस्पेक्ट को पूरी तरह खत्म कर देता है। वुमन साइकोलॉजिकली ऐसे आदमी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती जो खुद को खोने के लिए रेडी हो। उसे ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसके साथ हो, उसके लिए नहीं जिए। जब आप अपनी आइडेंटिटी डिसॉल्व करने लगते हो तो अट्रैक्शन भी डिसॉल्व होने लगती है। नीडीनेस सिग्नल से बाहर निकलने का रास्ता डिस्टेंस क्रिएट करना नहीं है, बल्कि बैलेंस रिस्टोर करना है। अपनी लाइफ को वाइड बनाना, अपने गोल्स पर वापस फोकस करना
और इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट बनना। जब आप खुद कंप्लीट फील करते हो तब किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। नीडीनेस धीरे धीरे रिस्पेक्ट को खा जाती है। कोई एक बड़ा मिस्टेक नहीं होता, बस स्मॉल एक्शंस होते हैं जो मिलकर आपकी वैल्यूज को वीक कर देते हैं। और जब रिस्पेक्ट वीक हो जाती है तो अट्रैक्शन का स्ट्रक्चर अपने आप गिरने लगता है। ऑथोरिटी ड्रॉप वो स्टेज होती है जहां आदमी की नेचुरल अथॉरिटी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। अथॉरिटी का मतलब कंट्रोल नहीं होता, बल्कि प्रेजेंस में वेट होना, डिसीजंस में क्लैरिटी होना और अपने शब्दों पर खड़ा रहना होता है। जब तक ये अथॉरिटी इंटैक्ट रहती है, रिस्पेक्ट भी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही ये ड्रॉप होती है, डायनामिक्स बदलने लगते हैं। इस फेज में आदमी अपनी लीडरशिप एनर्जी खोने लगता है। पहले आप सिचुएशंस को हैंडल करते थे, डिसीजंस लेते थे और डायरेक्शन क्लियर रखते थे। अब आप हेजिटेशन दिखाने लगते हो, छोटी छोटी बातों पर भी अनश्योर रहते हो और चॉइसेस दूसरे के मूड के हिसाब से बदलने लगते हो। वुमन इसे कॉन्शियसली नोट नहीं करती, लेकिन फील जरूर करती है कि आपकी सर्टेनिटी कम हो गई है। अथॉरिटी ड्रॉप का एक बड़ा साइन है परमिशन माइंडसेट। आप हर काम से पहले पूछने लगते हो, हर डिसीजन को अप्रूव करवाने लगते हो। कहाँ चलें, कब मिलें, क्या बोलें, सब कुछ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करने लगता है। ये बिहेवियर कोऑपरेशन नहीं बल्कि डिपेंडेंसी दिखाता है, और डिपेंडेंसी रिस्पेक्ट को वीकन कर देती है। इस स्टेज में आपकी वॉइस और टोन भी बदल जाती है। फर्मनेस कम हो जाती है, सेंटेंसेस क्वेश्चन जैसे लगने लगते हैं। आप अपनी बात रखते समय कॉन्फिडेंट नहीं लगते, बल्कि अनश्योर और अपोलोजेटिक लगते हो। अथॉरिटी एनर्जी वर्ड से नहीं, टोन से कम्युनिकेट होती है, और जब टोन वीक हो जाती है तो मैसेज भी वीक हो जाता है। अथॉरिटी ड्रॉप तब भी होता है जब आप डिस्कम्फर्ट अवॉइड करने लगते हो। आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से भागते हो, बाउंड्रीज एनफोर्स नहीं करते और हर कॉन्फ्लिक्ट को स्मूथ ओवर करने की कोशिश करते हो। आपको लगता है कि पीस बनाए रखना रिस्पेक्ट बढ़ाएगा, लेकिन रियलिटी उलटी होती है। रिस्पेक्ट क्लैरिटी से आती है, कंफ्यूजन से नहीं। इस फेज में वुमेन अनकॉन्शियसली रोल्स शिफ्ट करने लगती है। वो लीड करने लगती है, डिसीजंस पुश करने लगती है और आपकी रिएक्शंस ऑब्जर्व करती है। अगर आप हर बार एडजस्ट कर लेते हो तो डायनामिक फ्लिप हो जाता है। पावर बैलेंस बिगड़ जाता है और जहां बैलेंस नहीं होता वहां अट्रैक्शन टिक नहीं पाती। अथॉरिटी ड्रॉप का एक सटल साइन है सेल्फ डाउट। आप अपनी इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट नहीं करते। अगर कुछ गलत लगे तब भी आप इग्नोर कर देते हो। आप सोचते हो शायद मैं ही ओवरथिंकिंग कर रहा हूं। लेकिन जब आप खुद पर भरोसा छोड़ देते हो तो दूसरा इंसान भी आपको सीरियस नहीं ले पाता। इस स्टेज से बाहर निकलने का रास्ता कंट्रोल ग्रैब करना नहीं है, बल्कि क्लैरिटी रिगेन करना है। अथॉरिटी लाउड होने से नहीं आती, काम डिसाइसिवनेस से आती है। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर रखते हो, अपने डिसीजंस ओन करते हो और रिएक्शन स्टेबल रखते हो, तब अथॉरिटी नेचुरली रीबिल्ड होती है। अथॉरिटी ड्रॉप एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे डेवलप होता है जब आदमी खुद को सेकंड प्लेस पर रखना शुरू कर देता है। और जैसे ही आप खुद को सेकंड प्लेस पर रखते हो, रिस्पेक्ट भी आपको सेकंड प्लेस पर ही रखती है। रिस्पेक्ट वहीं रहती है जहां सर्टेनिटी, सेल्फ ट्रस्ट और इनर लीडरशिप मौजूद होती है। बाउंड्री ब्रीच वो स्टेज होती है जहां आदमी अपनी लिमिट्स प्रोटेक्ट करना बंद कर देता है। बाउंड्रीज का मतलब कंट्रोल या स्ट्रिक्टनेस नहीं होता, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब तक आपकी बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, सामने वाला आपको सीरियसली लेता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी लिमिट्स को डाइल्यूट करने लगते हो, रिस्पेक्ट क्वाइटली गिरने लगती है। इस फेज में बाउंड्री ब्रेक अचानक नहीं होती, धीरे धीरे होती है। पहले कोई स्मॉल चीज इग्नोर होती है, जैसे लेट रिप्लाईज, प्लान्स का लास्ट मोमेंट पर कैंसिल होना या आपकी बातों को लाइटली लेना।
आप सोचते हो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन यही एडजस्टमेंट पैटर्न बन जाता है, और पैटर्न बनते ही रिस्पेक्ट स्लाइड होने लगती है। बाउंड्री ब्रीच का सबसे बड़ा कारण फियर होता है। डर कि अगर कुछ कहा तो वो बुरा मान जाएगी, डर कि अगर स्टैंड लिया तो वो दूर हो जाएगी। इसी डर में आदमी अपनी डिस्कंफर्ट को स्वॉलो करता रहता है। लेकिन वुमन सबकॉन्शियसली ये फील करती है कि आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, और जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं करता उसे रिस्पेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में आदमी ओवर कॉम्प्रोमाइज करने लगता है, अपने टाइम, एनर्जी और प्रायोरिटीज को पीछे रख देता है। अगर वो रूड बोले तो आप इग्नोर कर देते हो, अगर वो आपकी अवेलेबिलिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले तो आप फिर भी प्रेजेंट रहते हो। ये सब केयर नहीं, सेल्फ निग्लेक्ट होता है, और सेल्फ निग्लेक्ट रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाउंड्री ब्रीच तब भी होता है जब आप इनकंसिस्टेंसी टॉलरेट करने लगते हो। कभी अटेंशन, कभी कोल्डनेस, कभी वार्मथ, कभी डिस्टेंस। अगर आप हर बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हो और कभी क्वेश्चन नहीं करते, तो मैसेज क्लियर चला जाता है कि आपके स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स रिस्पेक्ट नहीं बनाते। इस फेज में वुमन अननोइंगली लिमिट्स पुश करने लगती है। वो देखती है कि कितना आगे जा सकती है। ये कॉन्शियस मैनिपुलेशन नहीं होता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर इंसान सामने वाले की बाउंड्रीज टेस्ट करता है। अगर बाउंड्रीज वीक हों तो पुश और ज्यादा होता है। बाउंड्री सेट करने का मतलब फाइट करना नहीं है। इसका मतलब कामली ये दिखाना है कि आप किस बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हो और किसे नहीं। जब आप रिस्पेक्टफुली लेकिन फर्मली अपनी लिमिट दिखाते हो, तब रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। साइलेंस और टॉलरेंस से रिस्पेक्ट नहीं आती। इस स्टेज में आदमी अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि बाउंड्री सेट करना सेल्फिश है, लेकिन रियलिटी ये है कि बाउंड्रीज रिलेशनशिप को हेल्थी बनाती हैं। बिना बाउंड्रीज के कनेक्शन इम्बैलेंस हो जाता है, और इम्बैलेंस अट्रैक्शन को किल कर देता है। बाउंड्री ब्रीच से बाहर निकलने का सॉल्यूशन ड्रामा नहीं है, सॉल्यूशन क्लैरिटी है। काम टोन में, शॉर्ट वर्ड्स में, कंसिस्टेंट एक्शंस के साथ बाउंड्रीज होल्ड करना। जब आप खुद को वैल्यू देते हो, तब सामने वाला भी आपको वैल्यू देना शुरू करता है। याद रखो, रिस्पेक्ट वहीं सर्वाइव करती है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट एग्जिस्ट करती है। अगर आप अपनी लिमिट्स को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। अगर ऐसे साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोस आपको यूजफुल लगते हैं तो फीमेल साइकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेडिक्टेबिलिटी ट्रैप। प्रेडिक्टेबिलिटी ट्रैप वो स्टेज होती है जहां आदमी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल हो जाता है। वुमन जानने लगती है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या बोलोगे, कब मैसेज करोगे और हर सिचुएशन में आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। जब मिस्ट्री खत्म हो जाती है तो एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे फेड होने लगती है। रिस्पेक्ट अनप्रिडिक्टेबिलिटी से नहीं, लेकिन सेल्फ डायरेक्शन से जुड़ी होती है। इस फेज में आदमी रूटीन का स्लेव बन जाता है। हर दिन सेम पैटर्न, सेम टॉक्स, सेम कंप्लेंट्स, सेम एक्सपेक्टेशंस। आप सरप्राइज देना भूल जाते हो, ग्रोथ दिखाना बंद कर देते हो। आपकी लाइफ स्टैग्नेंट लगने लगती है। वुमन सबकॉन्शियसली ग्रोथ और मूवमेंट फील करना चाहती है। जब उसे लगता है कि आप सेम प्लेस पर स्टक हो तो अट्रैक्शन वीकन हो जाती है। प्रिडिक्टेबिलिटी ट्रैप का एक बड़ा साइन है ओवर अवेलेबिलिटी। वो जानती है कि आप हमेशा फ्री हो, चाहे वो कॉल करे या टेक्स्ट करे, आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करोगे। शुरुआत में ये अटेंशन अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ ये एक्साइटमेंट किल कर देता है। वैल्यू स्कैर्सिटी से आती है, प्रेजेंस से नहीं। इस स्टेज में कॉन्वर्सेशंस भी डल हो जाती हैं। आप वही बातें रिपीट करते हो, फ्यूचर की सेम बातें, प्रॉब्लम्स की सेम बातें, फीलिंग्स की सेम बातें। कोई नया एंगल नहीं, कोई नया एनर्जी नहीं। वुमन इमोशनली डिसएंगेज होने लगती है क्योंकि उसे स्टिम्युलेशन नहीं मिलती। प्रिडिक्टेबिलिटी ट्रैप तब भी बनती है जब आदमी चेंज से डरने लगता है।
वो रिस्क नहीं लेता, न्यू एक्सपीरियंसेस अवॉइड करता है। उसे लगता है स्टेबिलिटी ही सब कुछ है। लेकिन साइकोलॉजी में अट्रैक्शन डायनामिक होती है। टू मच कंफर्ट एक्साइटमेंट को सफोकेट कर देता है। इस फेज में वुमन इंटरेस्ट टेस्ट करना बंद कर देती है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता होता है कि आप कैसे बिहेव करोगे। सरप्राइज फैक्टर खत्म हो जाता है। जब चैलेंज खत्म हो जाता है तो रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे ड्रॉप होती है। प्रिडिक्टेबिलिटी ट्रैप से बाहर निकलने का मतलब गेम्स खेलना नहीं है। इसका मतलब इंटेंशनली केओटिक बनना भी नहीं है। इसका मतलब है ग्रोथ फोकस्ड रहना, अपनी लाइफ में न्यू गोल्स, न्यू स्किल्स और न्यू एक्सपीरियंसेस ऐड करना। जब आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग होती है तब आप खुद इंटरेस्टिंग बन जाते हो। इस स्टेज में आदमी अक्सर खुद को ब्लेम करता है। उसे लगता है कि शायद वो इनफ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वर्थ की नहीं होती, प्रॉब्लम एनर्जी की होती है। जब आपकी एनर्जी स्टैटिक हो जाती है तो अट्रैक्शन नेचुरली डिक्लाइन करती है। प्रिडिक्टेबिलिटी ट्रैप क्वाइटली रिलेशनशिप को स्लो डेथ देती है। कोई बिग फाइट नहीं, कोई ड्रामेटिक एंड नहीं, बस धीरे धीरे रिस्पेक्ट और डिजायर दोनों इवेपोरेट हो जाते हैं और आदमी समझ नहीं पाता कि कब वो इंटरेस्टिंग से बोरिंग बन गया। सॉल्यूशन सिंपल है, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डायरेक्शन और पर्सनल मिशन। जब आप अपने पाथ पर फोकस्ड रहते हो तब आपकी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल रहती है, और जहां मूवमेंट होती है वहां अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट दोनों सर्वाइव करते हैं। सेल्फ बिट्रेयल वो स्टेज होती है जहां आदमी दूसरों को खुश रखने के लिए खुद से कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। ये कॉम्प्रोमाइज एक दिन में नहीं होता, बल्कि स्मॉल चॉइसेस से बनता है। आप जो पहले गलत मानते थे उसे टॉलरेट करने लगते हो। जो पहले आपको अनकंफर्टेबल करता था अब उसे इग्नोर करने लगते हो। यहीं से रिस्पेक्ट अंदर से ही टूटने लगती है। इस फेज में आदमी अपने वैल्यूज से दूर जाने लगता है। वो बातें जो पहले उसे बॉदर करती थीं अब वो खुद को समझा लेता है कि चलो कोई बात नहीं। वो सिचुएशंस जिनमें पहले वो स्टैंड लेता था अब वो साइलेंस चुन लेता है। वुमन सबकॉन्शियसली ये फील करती है कि आप खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते, और जो आदमी खुद के लिए खड़ा नहीं होता उसके लिए रिस्पेक्ट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। सेल्फ बिट्रेयल का एक बड़ा साइन है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बाहर आप काम दिखते हो लेकिन अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती रहती है। आप वो नहीं बोल पाते जो फील करते हो, आप वो नहीं करते जो सही लगता है। ये सप्रेस्ड इमोशंस धीरे धीरे बिटरनेस में बदल जाते हैं, और ये बिटरनेस आपकी एनर्जी में लीक होने लगती है। इस स्टेज में आदमी फेक हार्मनी क्रिएट करने लगता है। वो हर डिसएग्रीमेंट अवॉइड करता है, हर कॉन्फ्लिक्ट स्मूथ करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि पीस बनाए रखना मैच्योरिटी है। लेकिन पीस अगर सेल्फ सैक्रिफाइस पर बेस्ड हो तो वो पीस नहीं होती, वो अवॉइडेंस होती है, और अवॉइडेंस रिस्पेक्ट नहीं बनाती। सेल्फ बिट्रेयल तब भी होता है जब आप अपनी डिजायर्स को इग्नोर करने लगते हो। आप अपने गोल्स, हॉबीज और एम्बिशंस को साइड में रख देते हो। आपकी लाइफ नैरो हो जाती है। वुमन ग्रोथ और डायरेक्शन फील करना चाहती है। जब उसे लगता है कि आप खुद को श्रिंक कर रहे हो तो अट्रैक्शन फेड होने लगती है। इस फेज में आदमी खुद को विक्टिम फील करने लगता है। उसे लगता है कि वो बहुत गिव कर रहा है और बदले में कम मिल रहा है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि उसने खुद ही अपनी बाउंड्रीज और वैल्यूज छोड़ दी होती हैं। रिस्पेक्ट बेग्ड नहीं जाती, वो कंसिस्टेंसी से अर्न्ड होती है। सेल्फ बिट्रेयल का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि आदमी धीरे धीरे खुद से कनेक्शन लूज कर देता है। उसे नहीं पता रहता कि वो क्या चाहता है, क्या पसंद करता है। उसकी आइडेंटिटी ब्लर हो जाती है। वुमेन इस ब्लर को इंस्टेबिलिटी की तरह फील करती है। इस स्टेज से बाहर निकलने का रास्ता ब्लेम नहीं है, ना खुद को ब्लेम करना, ना सामने वाले को। सॉल्यूशन है सेल्फ अलाइनमेंट।
अपने वैल्यूज को फिर से डिफाइन करना, अपने स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना और अपने एक्शंस को उनके साथ अलाइन करना। सेल्फ बिट्रेयल एक साइलेंट किलर है। ये रिलेशनशिप को बाहर से ठीक दिखाता है, लेकिन अंदर से हॉलो बना देता है। और जहां आदमी खुद को छोड़ देता है, वहां रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। रिस्पेक्ट वहीं टिकती है जहां सेल्फ लॉयल्टी मौजूद होती है। वैलिडेशन चेज वो स्टेज होती है जहां आदमी अपनी वर्थ खुद से नहीं, बल्कि सामने वाले के रिएक्शन से मेजर करने लगता है। उसे अच्छा तब लगता है जब उसे प्रेज मिले, अटेंशन मिले या अप्रूवल मिले, और जब ये नहीं मिलता तो सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। यहीं से रिस्पेक्ट धीरे धीरे गिरने लगती है। इस फेज में आदमी छोटे छोटे सिग्नल्स पर डिपेंड करने लगता है, जैसे मैसेज जल्दी आया या नहीं, स्माइल जेन्युइन थी या नहीं, टोन में वार्मथ थी या नहीं। वो हर रिएक्शन को एनालाइज करता है और उससे अपना मूड डिसाइड करता है। वुमन सबकॉन्शियसली ये फील करती है कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी उसके हाथ में है, और ये पावर इम्बैलेंस रिस्पेक्ट को डैमेज करता है। वैलिडेशन चेज का बड़ा साइन है ओवर प्लीजिंग बिहेवियर। आप वो बोलते हो जो सामने वाला सुनना चाहता है, वो करते हो जो उसे अच्छा लगे। आपको लगता है कि इससे क्लोजनेस बढ़ेगी, लेकिन रियलिटी ये होती है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी खोने लगते हो। फेक अग्रीमेंट रिस्पेक्ट नहीं बनाता। इस स्टेज में कॉम्प्लीमेंट्स का पैटर्न बदल जाता है। आप अप्रिशिएशन के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, बल्कि रिटर्न में वैलिडेशन पाने के लिए करते हो। आपके वर्ड्स हैवी लगने लगते हैं। वुमन ये सेंस कर लेती है कि आपके एक्शंस नीडी इंटेंशन से ड्रिवन हैं, जेन्युइन डिजायर से नहीं। वैलिडेशन चेज तब भी दिखता है जब आप रिजेक्शन से डरने लगते हो। आप रिस्की ओपिनियंस अवॉइड करते हो, ट्रूथ बोलने से बचते हो और डिस्कंफर्ट क्रिएट नहीं करना चाहते। लेकिन अट्रैक्शन करेज से जुड़ी होती है, जैसी है। जब करेज फेड होती है तो रिस्पेक्ट भी फेड हो जाती है। इस फेज में आदमी खुद की वैल्यू जस्टिफाई करने लगता है। वो अचीवमेंट्स मेंशन करता है, सैक्रिफाइसेस गिनाता है, या ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। लेकिन सेल्फ वर्थ अनाउंस नहीं की जाती, वो डेमोन्स्ट्रेट होती है। वैलिडेशन चेज रिस्पेक्ट को इसलिए हर्ट करती है क्योंकि ये डिपेंडेंसी दिखाती है। वुमन ऐसे आदमी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती जो इमोशनली उसके रिएक्शंस पर डिपेंडेंट हो। उसे ऐसा पार्टनर चाहिए जो इंटरनली कंप्लीट हो। इस स्टेज से बाहर निकलने का रास्ता एक्सटर्नल अप्रूवल छोड़ना है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, अपनी वर्थ खुद डिफाइन करते हो, तब वैलिडेशन की जरूरत खत्म होने लगती है। कॉन्फिडेंस साइलेंस से आता है, अपलॉज से नहीं। वैलिडेशन चेज धीरे धीरे आदमी को हॉलो बना देती है। वो बाहर से कॉन्फिडेंट दिख सकता है, लेकिन अंदर फ्रेजाइल होता है, और फ्रेजिलिटी अट्रैक्शन को सस्टेन नहीं कर पाती। रिस्पेक्ट वहीं सरवाइव करती है जहां आदमी खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बस खुद होता है। पावर इन्वर्जन वो स्टेज होती है जहां रिलेशनशिप का बैलेंस पूरी तरह उलट जाता है। शुरू में जो डायनामिक्स नेचुरल होती हैं, वो धीरे धीरे चेंज हो जाती हैं। आदमी अननोइंगली अपनी पावर गिव अप कर देता है, और वुमन अनकॉन्शियसली उस स्पेस को फिल करने लगती है। ये पावर फिजिकल या लाउड नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल होती है। इस फेज में आदमी रिएक्शंस देने वाला बन जाता है और वुमन एक्शन लेने वाली। वो डिसाइड करती है कब बात होगी, कब डिस्टेंस होगा, कब अटेंशन मिलेगी। आदमी बस रिस्पॉन्ड करता रहता है। उसे लगता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कंट्रोल खो रहा होता है। रिस्पेक्ट वहीं वीकन होती है। पावर इन्वर्जन का सबसे बड़ा साइन है इनिशिएटिव लॉस। पहले आप प्लान सजेस्ट करते थे, डायरेक्शन देते थे। अब आप वेट करते हो कि वो क्या चाहती है। आप
लीड करने से डरने लगते हो क्योंकि आपको लगता है कि कहीं वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए। लेकिन हेजिटेशन अथॉरिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस स्टेज में इमोशनल कंट्रोल भी शिफ्ट हो जाता है। वुमन जानने लगती है कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या हैं। वो साइलेंस से आपको डिस्टर्ब कर सकती है, डिस्टेंस से एंग्शियस बना सकती है, और आप अननोइंगली उसके बिहेवियर के हिसाब से एडजस्ट करने लगते हो। आपकी इमोशनल स्टेट अब आपके हाथ में नहीं रहती। पावर इन्वर्जन तब भी दिखता है जब आदमी बाउंड्रीज एनफोर्स नहीं करता। अगर वो डिसरिस्पेक्टफुल बोले, लेट रिप्लाईज दे या इनकंसिस्टेंसी दिखाए, तब भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आप सोचते हो कि पेशेंस मैच्योरिटी है, लेकिन पेशेंस जब सेल्फ लॉस बन जाए तो वो वीकनेस बन जाती है। इस फेज में आदमी खुद को जस्टिफाई करने लगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, क्यों रिएक्ट किया। लेकिन एक्सप्लेन करना पावर लॉस का सिग्नल होता है। कॉन्फिडेंट आदमी एक्सप्लेन नहीं करता, वो एक्ट करता है। पावर इन्वर्जन में वुमन भी कंफ्यूज्ड हो सकती है। उसे लगता है कि अब सब उसके कंट्रोल में है, लेकिन अट्रैक्शन कंट्रोल से नहीं, पोलैरिटी से आती है। जब पोलैरिटी खत्म हो जाती है तो डिजायर भी खत्म होने लगती है। इस स्टेज से बाहर निकलने का रास्ता डोमिनेंस शो करना नहीं है। सॉल्यूशन है सेल्फ कंट्रोल रिगेन करना, अपने इमोशंस, डिसीजंस और रिएक्शंस को वापस अपने हाथ में लेना। जब आप काम रहते हो, क्लियर रहते हो और ग्राउंडेड रहते हो, तब पावर नेचुरली शिफ्ट होती है। पावर इन्वर्जन धीरे धीरे रिस्पेक्ट को हॉलो कर देती है। कोई लाउड फाइट नहीं, कोई क्लियर ब्रेकअप नहीं, बस डायनेमिक्स फ्लिप हो जाते हैं। और जब आदमी खुद को सेंटर से हटा देता है तो रिस्पेक्ट भी उसके साथ हट जाती है। रिलेशनशिप में पावर डिमांड नहीं की जाती, वो नेचुरली आती है। और वो तब आती है जब आदमी खुद पर कंट्रोल रखता है, न कि किसी और पर। डिजायर डिके वो स्टेज होती है जहां अट्रैक्शन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। ये अचानक खत्म नहीं होती, बल्कि क्वाइटली फेड होती है। बाहर से सब ठीक लग सकता है, लेकिन अंदर वो पुल नहीं रहती जो पहले थी। रिस्पेक्ट और डिजायर आपस में जुड़े होते हैं, और जब रिस्पेक्ट गिरती है तो डिजायर भी उसके साथ गिरने लगती है। इस फेज में इंटीमेसी चेंज हो जाती है। पहले क्लोजनेस नेचुरल थी, अब फोर्स्ड लगने लगती है। टच में वार्मथ कम होती है, आई कांटेक्ट शॉर्ट हो जाता है। आप फील करते हो कि कुछ मिसिंग है, लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या। वुमेन कॉन्शियसली ये अनाउंस नहीं करती, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। डिजायर डिके का एक बड़ा रीजन बोर्डम नहीं, इम्बैलेंस होता है। जब डायनामिक्स स्क्यू हो जाते हैं, जब आदमी टू अवेलेबल या टू प्रिडिक्टेबल हो जाता है, तो पोलैरिटी खत्म हो जाती है। अट्रैक्शन डिफरेंस से आती है। जब डिफरेंस मिट जाता है तो डिजायर भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस स्टेज में वुमेन एक्सक्यूजेस बनाने लगती है। बिजी रहना, टायर्ड होना, मूड ना होना। ये एक्सक्यूजेस इंटेंशनल नहीं होते, ये इंटरनल फीलिंग का रिजल्ट होते हैं। वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उसे क्यों इंटरेस्ट कम लगने लगा है। साइकोलॉजी लेवल पर डिजायर लॉजिक से नहीं चलती। डिजायर डिके तब भी दिखती है जब अफेक्शन ट्रांजैक्शनल हो जाती है। आप केयर दिखाते हो, रिटर्न में क्लोजनेस की उम्मीद से। जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन आती है। ये फ्रस्ट्रेशन आपकी एनर्जी को हैवी बना देती है और डिजायर और नीचे चली जाती है। इस फेज में आदमी अक्सर पैनिक करता है। वो क्लोजनेस रिवाइव करने की कोशिश करता है, ज्यादा टच, ज्यादा टॉक, ज्यादा इमोशनल टॉक। लेकिन डिजायर प्रेशर में नहीं आती। प्रेशर डिजायर को पुश नहीं करता, बल्कि सफोकेट करता है। देखो, डिजायर डिके रिस्पेक्ट लॉस का नेचुरल आउटकम होती है। जब वुमेन आदमी को इमोशनली स्टेबल, सेल्फ डायरेक्टेड और ग्राउंडेड नहीं फील करती, तो अट्रैक्शन नेचुरली ड्रॉप होती है। ये क्रूअल्टी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है।
इस स्टेज से बाहर निकलने का रास्ता सिडक्शन ट्रिक्स नहीं है, सॉल्यूशन है सेल्फ रेस्टोरेशन। अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट वापस लाना, अपनी इंडिविजुअलिटी स्ट्रेंथन करना। जब आप खुद इंटरेस्टिंग बनते हो, तब डिजायर नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है। डिजायर डीके क्वाइटली रिलेशनशिप को कोल्ड बना देती है। कोई लाउड ब्रेकअप नहीं, बस डिस्टेंस बढ़ जाता है और आदमी सोचता रहता है कि गलती कहाँ हुई। डिजायर रिस्पेक्ट की शैडो है। जहां रिस्पेक्ट लाइट होती है, वहां डिजायर भी लाइट होती है, और जहां रिस्पेक्ट गॉन होती है, वहां डिजायर टिक नहीं पाती। रिस्पेक्ट विथड्रॉल। रिस्पेक्ट विथड्रॉल वो स्टेज होती है जहां वुमन अंदर ही अंदर रिस्पेक्ट वापस लेना शुरू कर देती है। ये कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, कोई क्लियर बात नहीं होती, बस बिहेवियर बदलने लगता है। पहले जो बातों में सीरियसनेस थी, वो हल्की हो जाती है। पहले जो ओपिनियंस मैटर करते थे, अब उन्हें कैजुअली इग्नोर किया जाने लगता है। इस फेज में वुमन आपकी बातों को उतना वेट नहीं देती। आप कुछ सजेस्ट करते हो, लेकिन वो उसे सीरियसली नहीं लेती। कभी मजाक में टाल देती है, कभी टॉपिक चेंज कर देती है। आपको लगता है शायद वो मूड में नहीं है, लेकिन असल में रिस्पेक्ट ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी होती है। रिस्पेक्ट विथड्रॉल का एक बड़ा साइन है टोन चेंज। पहले टोन में सॉफ्टनेस और अटेंशन होती थी, अब वो न्यूट्रल या स्लाइटली डिसमिसिव हो जाती है। आपकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। ये सटल होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे मिस कर देते हैं। इस स्टेज में क्रिटिसिज्म भी बढ़ने लगता है। आपकी छोटी छोटी बातों पर कमेंट्स आने लगते हैं। कभी आपके डिसीजंस पर डाउट, कभी आपके बिहेवियर पर सवाल। ये क्रिटिसिज्म हेट से नहीं आता, बल्कि रिस्पेक्ट की कमी से आता है। जब रिस्पेक्ट होती है तो फ्लॉज भी एक्सेप्टेबल लगते हैं। जब रिस्पेक्ट गिरती है तो वही फ्लॉज इरिटेटिंग बन जाते हैं। रिस्पेक्ट विथड्रॉल तब भी दिखती है जब आपकी बाउंड्रीज को लाइटली लिया जाता है। अगर आप कुछ बोलो और वो उसे सीरियसली न ले, या रिपीट होने पर भी बिहेवियर न बदले, तो ये क्लियर सिग्नल होता है कि आपकी अथॉरिटी वीकन हो चुकी है। आपकी वर्ड्स अब कॉन्सिक्वेंसेस नहीं क्रिएट करते। इस फेज में वुमन इमोशनली डिटैच होने लगती है। वो शेयर कम करती है, डेप्थ कम हो जाती है, कॉन्वर्सेशंस सरफेस लेवल पर आ जाती हैं। आपको लगता है कि कनेक्शन वीक हो रहा है, लेकिन असल में रिस्पेक्ट की रूट ऑलरेडी ड्राई हो चुकी होती है। रिस्पेक्ट विथड्रॉल के दौरान आदमी अक्सर कंफ्यूजन में रहता है। उसे लगता है कि वो सेम है, उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन रिस्पेक्ट एक्शन से नहीं, एनर्जी से गिरती है। ओवर टाइम एक्यूमुलेटेड बिहेवियर्स इस स्टेज तक लाते हैं। इस फेज में रिपेयर मुश्किल हो जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर आदमी यहां पैनिक कर जाता है। वो रिस्पेक्ट वापस मांगने लगता है, एक्सप्लेन करता है, जस्टिफाई करता है, प्लीड करता है, लेकिन रिस्पेक्ट मांगने से नहीं आती। ये बिहेवियर रिस्पेक्ट को और नीचे पुश कर देता है। रिस्पेक्ट विथड्रॉल साइलेंटली फाइनल स्टेजेस की तैयारी होती है। यहां से आइदर कंप्लीट डिस्कनेक्शन आता है या परमानेंट इम्बैलेंस। अगर आदमी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप न करे तो रिलेशनशिप एक हॉलो स्ट्रक्चर बन जाती है। रिस्पेक्ट वापस तब आती है जब आदमी खुद को फिर से सेंटर में लाता है, काम रहता है, ग्राउंडेड रहता है, और खुद की वैल्यू को एक्शन से दिखाता है। वर्ड्स यहां काम नहीं करते। रिस्पेक्ट विथड्रॉल एक क्वाइट गुड बाय होती है। बाहर से लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन अंदर कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। इनविजिबल लाइन वो स्टेज होती है जहां एक ऐसी बाउंड्री क्रॉस हो जाती है जो दिखती नहीं है, लेकिन महसूस जरूर होती है। ये कोई लाउड मोमेंट नहीं होता, न कोई बड़ा फाइट, न कोई क्लियर डिसीजन। बस एक इंटरनल शिफ्ट होता है, जिसके बाद चीजें कभी पहले जैसी नहीं रहती। यही वो लाइन होती है जिसे पार करने के बाद रिस्पेक्ट प्रैक्टिकली अनरिकवरेबल हो जाती है। इस फेज में
वुमन कॉन्शियसली ये नहीं सोचती कि अब रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। ये फीलिंग धीरे धीरे बिल्ड होती है। आप जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, उसका इंपैक्ट पहले जैसा नहीं रहता। आपकी प्रेजेंस अब इन्फ्लुएंस नहीं करती। आपकी बातें सुनी जाती हैं लेकिन फॉलो नहीं की जाती। इनविजिबल लाइन का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि वुमन अब आपको सीरियसली लेना बंद कर देती है। अगर आप अपसेट हो तो वो कंसर्न्ड नहीं होती, बस एक्नॉलेज कर देती है। अगर आप खुश हो तो उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता। आपकी इमोशनल स्टेट अब उसकी वर्ल्ड को अफेक्ट नहीं करता। यही सबसे क्लियर सिग्नल होता है कि लाइन क्रॉस हो चुकी है। इस स्टेज में कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है। वो आपको ओपनली कंपेयर न करे लेकिन इंटरनली दूसरों से कंपेयर करने लगती है। दूसरे लोगों की ओपिनियंस ज्यादा वैलिड लगने लगती हैं। आपकी बात सेकेंडरी हो जाती है। रिस्पेक्ट का सेंटर शिफ्ट हो जाता है। इनविजिबल लाइन तब क्रॉस होती है जब एक्यूमुलेटेड बिहेवियर्स एक थ्रेशहोल्ड पार कर लेते हैं। नीडीनेस, लैक ऑफ बाउंड्रीज, सेल्फ बिट्रेयल, ऑथोरिटी ड्रॉप, सब मिलकर एक पॉइंट क्रिएट करते हैं। वो पॉइंट विजिबल नहीं होता लेकिन वंस क्रॉस्ड डायनामिक्स परमानेंटली बदल जाते हैं। इस फेज में आदमी अक्सर कंफ्यूजन में रहता है। उसे लगता है कि वो वही इंसान है, वही एफर्ट्स हैं, वही केयर है, लेकिन सामने वाले के लिए आप वही नहीं रहते। परसेप्शन चेंज हो चुका होता है और साइकोलॉजी में परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। इनविजिबल लाइन के बाद वुमन इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है। वो आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करती है, डेप्थ अवॉइड करती है, क्योंकि उसके लिए आप अब इमोशनली इक्वल नहीं रह जाते। वो कनेक्शन नहीं, कन्वीनियंस मेंटेन करती है। इस स्टेज में रिपेयर बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इशू अब बिहेवियर का नहीं, परसेप्शन का होता है। आप अच्छे एक्ट्स करो या जेस्चर्स दिखाओ, वो टेम्पररी फील होते हैं। कोर इमेज ऑलरेडी क्रैक्ड होती है ऑलरेडी। इनविजिबल लाइन का सबसे पेनफुल पार्ट ये है कि कोई क्लोजर नहीं मिलता। न वो साफ कहती है कि अब रिस्पेक्ट नहीं है, न आप क्लियरली समझ पाते हो कि गलती कहां हुई। सब कुछ साइलेंट होता है। इस लाइन को क्रॉस होने से पहले रोका जा सकता है लेकिन वंस क्रॉस्ड रिवर्सल रेयर होता है। सॉल्यूशन यहां भी प्लीड या ओवर एफर्ट नहीं है। सॉल्यूशन है डिग्निटी के साथ स्टेप बैक करना, सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्टोर करना और खुद को रीबिल्ड करना। इनविजिबल लाइन वो मोमेंट है जहां रिलेशनशिप टेक्निकली चल सकती है लेकिन साइकोलॉजिकली खत्म हो चुकी होती है। और यही वो पॉइंट होता है जहां आदमी को सच एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे वो कितना ही अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वो फाइनल स्टेज होती है जहां रिस्पेक्ट पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है और अब वापसी का रास्ता प्रैक्टिकली बंद हो जाता है। ये स्टेज अचानक नहीं आती। ये उन सारे फेजेस का रिजल्ट होती है जो पहले क्वाइटली बिल्ड हुए होते हैं। साइलेंट शिफ्ट से लेकर इनविजिबल लाइन तक सब कुछ मिलकर यहां तक लाता है। इस फेज में वुमन इमोशनली ऑलरेडी बाहर निकल चुकी होती है। वो फिजिकली प्रेजेंट हो सकती है, बात भी कर सकती है, लेकिन अंदर से डिटैच्ड रहती है। आपकी प्रेजेंस अब उसकी इमोशनल स्टेट को अफेक्ट नहीं करती। आप अपसेट हो, काम हो, एंग्री हो या डिस्टेंट, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता। इंडिफरेंस इस स्टेज का सबसे क्लियर सिग्नल होता है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का सबसे बड़ा साइन ये है कि एफर्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप केयर दिखाओ, समझाओ, इंप्रूव करो या स्पेस दो, कुछ भी डायनामिक चेंज नहीं करता, क्योंकि अब इशू बिहेवियर का नहीं, परसेप्शन का होता है। उसकी नजर में आपकी इमेज फिक्स्ड हो चुकी होती है। इस स्टेज में रिस्पेक्ट सिर्फ कम नहीं होती बल्कि रिप्लेस हो जाती है। वो आपको इक्वल नहीं, इंफीरियर या इरेलेवेंट पोजीशन पर देखना शुरू कर देती है। आपके वर्ड्स वेट लूज कर चुके होते हैं। आपकी ओपिनियंस ऑप्शनल बन जाती हैं। डिसीजन मेकिंग में आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। इस फेज में वुमन अक्सर इमोशनली कोल्ड नहीं बल्कि न्यूट्रल हो जाती है।
हेट या एंगर भी नहीं होता, क्योंकि एंगर भी कनेक्शन का साइन होता है। यहां सिर्फ डिस्टेंस होता है, क्लीन क्वाइट डिस्टेंस, और यही सबसे पेनफुल होता है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आदमी अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। उसे लगता है कि अगर वो अब भी सही कदम उठा ले तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि रिलेशनशिप ऑलरेडी साइकोलॉजिकली ओवर हो चुकी होती है। अब जो बचा है वो हैबिट या कन्वीनियंस होती है। इस स्टेज में कोशिश करना डिग्निटी को और डैमेज करता है। प्लीडिंग, एक्सप्लेनिंग, ओवर करेक्टिंग, सब चीजें रिस्पेक्ट को रिवाइव नहीं करती, बल्कि कंफर्म करती हैं कि आपने खुद को खो दिया है। रिस्पेक्ट वहीं मर जाती है जहां आदमी खुद को पकड़कर नहीं रख पाता। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब ये नहीं कि आदमी वर्थलेस है। इसका मतलब ये है कि उसने बहुत देर से सिग्नल समझे। साइकोलॉजी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अर्ली स्टेजेस रिवर्सिबल होती हैं, लेट स्टेजेस एक्सेप्टेंस डिमांड करती हैं। इस फेज में सबसे हेल्थी रिस्पॉन्स होता है एक्सेप्टेंस और विथड्रॉल। लाउड एग्जिट नहीं, ड्रामा नहीं, बस क्वाइटली खुद को वापस सेंटर में लाना, अपनी लाइफ, गोल्स और सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस करना। जब आदमी खुद को रीबिल्ड करता है तभी फ्यूचर डायनामिक्स बदलती हैं, चाहे उसी इंसान के साथ या किसी और के साथ। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एक एंड नहीं, बल्कि रीसेट अपॉर्चुनिटी होती है। यह हार्श लेसन देती है कि रिस्पेक्ट बेग्ड नहीं जाती, अट्रैक्शन फोर्स्ड नहीं होती, और सेल्फ रिस्पेक्ट नेगोशिएबल नहीं होती। जो आदमी इस स्टेज से सीख लेता है वो अगली बार वहां पहुंचता ही नहीं, क्योंकि वो अर्ली साइंस पहचानना सीख जाता है। और जो अर्ली साइंस पहचान लेता है वही साइकोलॉजी के गेम में सरवाइव करता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी और आपने इसमें साइकोलॉजी की वो बातें समझी जो नॉर्मली कोई नहीं बताता, तो अभी वीडियो को लाइक करो और फीमेल साइकी चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम रिलेशनशिप्स, अट्रैक्शन और ह्यूमन बिहेवियर की रियल साइकोलॉजी पर बात करते हैं, बिना शुगर कोटिंग के। कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। फीमेल साइकोलॉजी, अट्रैक्शन, ब्रेकअप डायनामिक्स, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको पर्सनली कंफ्यूज करता है। आपकी क्यूरियोसिटी ही अगला वीडियो डिसाइड करेगी।